हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। ये आपका जियो में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो कि आपका कंप्लीट इसमें चैप्टर है। मैंने सारे अपने हाथों से लिख के हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है। अगर आप इस नोट्स को तैयार कर लेंगे तो आपका जो चैप्टर 1 है क्लास 12 बायोलॉजी का, चैप्टर 1 क्या है क्लास 12 बायोलॉजी का, जियो में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, इसका नोट्स क्योंकि आपको ये दिमाग में यही रहेगा सर ये NCERT का नोट्स है, हम तो इसको चले ठीक है मैं एक बार पढ़ लूँगा, देख लेंगे सारी वीडियोस को। इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में रहता है कि सर हमें अगर इसका नोट्स भी मिल जाए तो हमारा अच्छी तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो इसका जो नोट्स है फुल कंप्लीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? SKM स्टडी। SKM स्टडी हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है, जिस पे 30,000 से प्लस ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। जाके आप वहाँ SKM स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे सारे नोट्स फ्री मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे सारे नोट्स आप ऑफिशियल वेबसाइट skmstudyclasses.com skmstudyclasses.com से जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई के साथ साथ आपको जितनी इंफॉर्मेशन रहेंगी सारी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसमें मैं संपूर्ण चैप्टर लूँगा, पूरा चैप्टर लेंगे। चैप्टर 1 क्या है आपके जियो में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहले हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको जब हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर NCERT के सॉल्व करा देंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, फिर अति लघु उत्तरी, लघु उत्तर, दीर्घ उत्तरी, यानी कि हर एक वीडियो में ही पूरा मैं पढ़ाते ऐसे ही चला जाऊंगा। और सारा नोट्स आपको दे देंगे, PDF आपको फ्री में टेलीग्राम पे डाल देंगे। इसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे 2023 बैच के लिए, फ्री बैच है, पूरा फ्री में हम लोग पढ़ाएंगे। वो चाहे आपकी फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे इंग्लिश हो, या फिर हम हिंदी की बात करें, सारी चीज़ें आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आता है जीवन अवधि, लेकिन उसके पहले हम लोग जानते हैं जीव में जनन। जीव में जनन मतलब कि जो जीव होते हैं उसमें जनन होता है, इसी के बारे में हम अध्याय 1 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बात आती है यहाँ पे, जीवन अवधि, यानी कि जीवन अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। यहाँ पे साइकिल है लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइफ स्पैन होगा, यानी कि बोले तो जीवन अवधि होता है। यहाँ पे मीनिंग थोड़ी सी दिक्कत हो गई। जीवन चक्र को हम लोग लाइफ साइकिल बोलते हैं, और जीवन चक्र को लाइफ साइकिल, और जीवन अवधि को हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीवन अवधि होता क्या है। तो जो जीव होता है, जीव का क्या होता है? जन्म होता है। आप देखते होंगे कोई भी जीव है उसका जन्म होगा, जन्म के बाद उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है, यानी कि वह जीव मर जाता है। तो अगर कोई भी जीव का जन्म हुआ, जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो जब जन्म हुआ, जब मृत्यु हुई, तो इनके बीच कहीं ना कहीं कुछ समय था, कोई ना कोई समय तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। अगर जो ये समय है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि नाम देते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको फिगर के द्वारा समझते हुए पूरी हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये क्या है? व्यक्ति है। इस व्यक्ति का पहले क्या होता है? जन्म होता है। इस व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म के बाद यह कुछ वर्षों के बाद ये क्या हो जाता है? यह मर जाता है। क्या हो जाता है? यह मर जाता है। तो जब जन्म हुआ और फिर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जब जन्म हुआ और जब इसकी मृत्यु हुई, तो इसके बीच कहीं ना कहीं एक समय लगा, टाइम लगा। और जो ये समय लग रहा है, ये जो टाइम लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन बोले तो जीवन अवधि नाम देते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। अब हम लोग सही से परिभाषा जीवन अवधि का क्या लिखेंगे? यहाँ पे स्पैन होगा, इसको कर लीजिएगा। जीव का जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। याद रखिएगा, जीवन अवधि क्या होता है? जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन अवधि कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जीवों की जीवन अवधि कितनी होती है, इसको हम लोग एक बार देख लेंगे ताकि हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं NCERT की किताब से समझाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हाथी, जो हाथी होती है, हाथी की अगर बात करेंगे तो जीवन अवधि कितनी होती है? तो हाथी की जो जीवन अवधि होती है क्या होती है?
75 वर्ष होती है। कितनी होती है? हाथी की जो जीवन अवधि होती है मानी जाती है उसको 75 वर्ष माना जाता है। वहीं पे आता है गुलाब। गुलाब का अगर बात करेंगे जीवन अवधि कितना होता है तो 5 से 7 वर्ष। कितना होता है? 5 से 7 वर्ष जो होता है यह गुलाब का जीवन अवधि होता है। यानी कि जो हाथी होती है, हाथी का जन्म होता है, जन्म के बाद इसकी क्या हो जाती है? प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो यह जो अपना जी रहा है, जितने समय तक जीता है, इसी को क्या कहते हैं? जीवों की जीवन अवधि। हाथी की जीवन अवधि कितनी होती है? 75 साल होती है। गुलाब की 5 से 7 वर्ष होती है। वहीं भी बात करेंगे कुत्ते यानी कि डॉग की तो 15 से 16 होती है। कितनी होती है? 15 से 16 वर्ष तक होती है। किसकी होती है 15 से 16 वर्ष तक? कुत्ते की जो होती है जीवन अवधि वो 15 से 16 वर्ष तक होती है। तितली की बात करेंगे तो तितली की जीवन अवधि कितनी होती है? 1 से 2 सप्ताह तितली की जीवन अवधि होती है। कौवे का जो जीवन अवधि देखेंगे तो केवल 15 वर्ष तक ही होती है। वहीं बात करेंगे केला। किसकी बात करेंगे? केला की। तो केला की जीवन अवधि कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। याद रखना कितनी होती है? 25 वर्ष केला की अवधि होती है, यानी कि बनाना। अगला है गाय। बोले तो काऊ। काऊ की जीवन अवधि कितनी होती है? 26 से 27 साल। जी हाँ, 26 से 27 वर्ष जो होता है यह गाय का जीवन अवधि कहा जाता है। तो आप उदाहरण लिख सकते हैं। हाथी का जीवन अवधि 75 वर्ष, गुलाब का जीवन अवधि 5 से 7 वर्ष, कुत्ते का जीवन अवधि कितना होता है? 15 से 16 वर्ष, तितली की जीवन अवधि कितनी मानी जाती है? 1 से 2 हफ्ते, और कौवे का कितना माना जाता है? 15 वर्ष तक कौवा जीवित रहता है। केला का जीवन अवधि कितनी मानी जाती है? 25 वर्ष। गाय का जीवन अवधि कितना माना जाता है? तो गाय का जो जीवन अवधि माना जाता है वो 26 से 27 वर्ष तक मानी जाती है। तोती की जो जीवन अवधि कितनी होती है? 140 वर्ष। जी हाँ, तोता कितने साल तक जिंदा रह सकता है? यह 140 साल तक जिंदा रह सकता है। मगरमच्छ की कितनी होती है? 60 वर्ष तक होती है। मगरमच्छ की जो जीवन अवधि मानी जाती है वो कितने वर्षों तक मानी जाती है? 60 वर्षों तक मानी जाती है। घोड़े की जीवन अवधि यानी कि हॉर्स का, तो इसका 50 वर्ष माना जाता है। कितना वर्ष माना जाता है? 50 वर्ष घोड़े का जीवन अवधि मानी जाती है। और एक आती है आपकी फल मक्खी। किसकी आती है? फल मक्खी। तो फल मक्खी का जीवन अवधि आपको कमेंट करना है कि फल मक्खी का जीवन अवधि कितना होगा, मैं आपसे पूछूंगा। अगला यहाँ पे धान का कितना होता है? तो जो धान का जीवन अवधि होती है वो 3 से 4 माह तक होती है। कितनी होती है? धान का जीवन अवधि लिख लीजिए, 3 से 4 माह तक धान तैयार हो जाता है। तो धान की जो जीवन अवधि मानी जाती है वो 3 से 4 माह ही मानी जाती है। कछुए का जीवन अवधि कितना माना जाता है? 100 से 150 वर्ष। 100 से 150 वर्ष तक कछुआ जिंदा रहता है। अगला है बरगद। क्या है प्यारे बच्चों? बरगद। बरगद का जो जीवन अवधि कितना माना जाता है? सबसे अधिक अगर देखें तो इसमें कहीं ना कहीं 200 वर्ष तक माना जाता है। 200 वर्ष। 200 वर्ष किसका माना जाता है? आपके बरगद का जीवन अवधि माना जाता है। तो बरगद का जीवन अवधि कितना? 200 वर्ष। तो एक बार फिर से हम लोग एक नज़र में देख लेंगे। सबसे पहले किसका देखेंगे? हाथी। हाथी की जीवन अवधि कितनी होती है? 75 साल। गुलाब का 5 से 7 साल, कुत्ते का 15-16 साल, तितली का 1 से 2 सप्ताह, कौवे का 15 वर्ष, केले का 25 वर्ष, गाय का 26 से 27 वर्ष, तोते का 140 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, घोड़े का 50 वर्ष, फल मक्खी का आपको निकाल के कमेंट करना है। और धान का 3 से 4 माह तक माना जाता है। कछुए का 100 से 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है। बरगद 200 वर्षों तक चलता रहेगा। तो ये विभिन्न जीवों की एक अनुमानित जीवन अवधि है। ये एनसीईआरटी से मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें। तो उदाहरण में जैसे हाथी का 75 वर्ष, कुत्ते का 15-16 वर्ष, धान का 3 से 4 माह, तोते का 140 वर्ष, हम इत्यादि लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं। एक आता है जीवन चक्र। क्या आती है शब्द यहाँ पे? जीवन चक्र। ये बात करते हैं जीवन चक्र होता क्या है। जीवन चक्र होता क्या है? तो जीवन जो चक्र होता है लिख सकते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सभी जीवों के में जन्म के पश्चात वृद्धि, परिपक्वता व जनन प्रावस्थाएं देखी जा सकती हैं
और आयु बढ़ने के साथ साथ जीव में शक्ति का ह्रास होने लगता है और फिर उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जीवन चक्र। जीवन चक्र के बारे में क्या लिखेंगे, लिख देंगे पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। एक निश्चित क्या होता है, जीवन चक्र होता है। क्लियर है। तो जीवन चक्र के बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में क्या लिखेंगे, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। नोट पॉइंट में हम कुछ चीजें यहाँ पे लिखेंगे जीवन अवधि से संबंधित। सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, जीव की जीवन अवधि का जीवन आकार से सहसंबंध नहीं होता। जो जीव का जीवन अवधि होता है, जीव आकार से कोई भी सहसंबंध नहीं रखता। यानी कि ये नहीं है कि कोई भी यदि जानवर छोटा है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कुत्ते की, तो कुत्ते की जीवन अवधि कितनी होती है, 15 से 16 वर्ष तक होती है। कुत्ते कितना होता है, 15 से 16 वर्ष तक। या कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो तोता, पैरेट के मामले में बहुत बड़ा जीव है कि नहीं, और तोता बहुत ही छोटा जीव है, तब भी वह कितने वर्षों तक जीता है, 140 वर्षों तक जीता है। तो अगर आप ये समझें कि किसी भी जीव का जीवन अवधि उसके आकार से संबंधित होता है, तो यह बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि किसी भी जीव की जीवन अवधि जीव के आकार से कोई भी सहसंबंध नहीं दर्शाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी जीव बड़ा है, आकार में बड़ा है, तो ये नहीं कि वो बहुत अधिक वर्षों तक जिएगा ही जिएगा, ऐसा नहीं है। यदि कोई भी जीव छोटा है तो वह कम ही वर्षों तक जिएगा। इसका जो मतलब होता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि सीधा पॉइंट में लिखेंगे, ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, जीव की जीवन अवधि का जीव आकार से सहसंबंध नहीं होता। अर्थात कुत्ता तोते से बड़ा है तब भी यह कम वर्ष तक जीवित रहता है, और ये देखिए तोता ज़्यादा वर्ष तक जीवित रहता है। हाथी देखेंगे तो कुत्ते से कहीं ना कहीं बड़ा होता है, 175 वर्ष, ये 15 से 16 वर्ष। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि जीव की जीवन अवधि का जीवन आकार से कोई भी सहसंबंध नहीं होता। अर्थात छोटे जीव की जीवन अवधि कम व बड़े जीव की जीवन अवधि अधिक होती है, यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अगला पॉइंट में आप लिख सकते हैं, जीव की जीवन अवधि चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन प्रत्येक जीव की मृत्यु क्या होती है, निश्चित होती है। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, कोई भी अमर प्राणी नहीं है, लेकिन हाँ, जो एक अमीबा होता है, एक क्या है, अमर प्राणी है। इसकी जो मृत्यु है निश्चित नहीं है कि मृत्यु होगी ही, क्योंकि अमीबा एक क्या होता है, अमर प्राणी होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। अब अमीबा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अमीबा एक कोष की यूकैरियोटिक जीव है। जो अमीबा होता है एक ऐसा जीव होता है, तो यह एक यूकैरियोटिक एक कोष की जीव है जो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती, कभी भी अमीबा की अगर देखेंगे तो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अब हम बात करेंगे जनन का। बोले तो रिप्रोडक्शन, ये जनन क्या होता है, तो जनन की परिभाषा आप सीधे लिखेंगे, जीवों द्वारा अपने समान नए जीव या छोटे जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। जीवों द्वारा अपने समान नए जीव या छोटे जीव को जन्म देना ही जनन कहलाता है। सबसे पहला ही प्रश्न पूछा गया है कि आखिरकार जनन क्यों है, क्यों जनन की आवश्यकता ही है, क्यों जनन जीव करेंगे ही। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जनन क्यों, तो जीवों द्वारा अपने जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। जनन क्यों, तो सीधा लिखेंगे, जीवों द्वारा अपने जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के अनुसार जनन की परिभाषा क्या होगी। तो जीवों द्वारा अपने जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जो जीव होते हैं यह क्या करते हैं, अपनी जात के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान
नए छोटे जीव उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? नए छोटे जीव उत्पन्न करते हैं। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? जनन कह देते हैं। जो ये छोटे जीव होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, यह अपने समान क्या करते हैं? जीव को उत्पन्न करते हैं। और इसी क्रिया को क्या कह देते हैं? जनन या फिर प्रजनन कह देते हैं। अगला है जनन के उद्देश्य, यानी जनन का क्या उद्देश्य है मेन, इसका आपको यहाँ पे देना है। तो जनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों की निरंतरता बनाए रखता है। जनन द्वारा कोई भी जीव एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपनी निरंतरता को बनाए रखता है। किसके द्वारा? जनन के द्वारा। तो यह जनन का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्लियर है? जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बोर्ड से रिलेटेड, जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, केवल हम उन पॉइंटों को ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट प्यारे बच्चों आपके बोर्ड में बन जाएंगे जो कि लिए आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है ना? और हमें उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा डिस्कशन करेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आए। ऐसे प्रश्नों को क्या है मतलब है पढ़ने से जो कि आपके बोर्ड में बनेगा ही नहीं। तो आप केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए, उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा आप लोग रिवाइज कीजिए जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, बनेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे है जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन देख लीजिए, जीवों द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देना या छोटे जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। जनन क्यों? जनन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि जीव अपने जाति को बनाए रखें। जनन का उद्देश्य क्या होता है? जनन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों की निरंतरता बनी रहती है। अब बात करेंगे जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो जनन होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नोट में एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन को ही और क्या कहा जाता है? एकल जीव जनन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलैंगिक जनन को। अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? एकल जीव जनन भी अलैंगिक जनन को ही कहते हैं। अगला है पॉइंट में सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यह अलैंगिक जनन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सीधा लिखेंगे, जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सीधा लिखेंगे, जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिस जनन क्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। हम बार बार क्यों आपको ये रिपीट कर रहे हैं? ताकि सारे चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए और आप उस चीज़ को अपने बोर्ड में लिख के आएँ। और ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला नोट्स है। आप इस पूरे नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस अपने बोर्ड परीक्षा में करेंगे। अब देखते हैं NCERT के अनुसार अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है। तो सीधा लिखेंगे, जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है एवं युग्मक यानी गैमिट की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में नए जीव का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। NCERT के अनुसार जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी? जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है एवं युग्मक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में नए जीव का निर्माण होता है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन एक जनकीय प्रक्रिया होती है। जो अलैंगिक जनन होती है यह क्या होती है? एक जनकीय प्रक्रिया होती है। पादपों में अलैंगिक जनन के लिए असंग जनन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पादप होते हैं उसमें अलैंगिक जनन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? असंग जनन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी दे दे कि आप चलिए असंग जनन को समझाइए, तो असंग जनन का तात्पर्य यह है कि पादपों में अलैंगिक जनन के लिए जो होता है शब्द वह असंग जनन का
उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट में याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, जो कि आपको केवल एसकेएम स्टडी यूट्यूब पे मिलेगा। पूरी बायोलॉजी की तैयारी आपको हम करवाएंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको यही जोश और उमंग के साथ अपनी पढ़ाई करते रहना है। अलैंगिक जनन की इकाई यानी कि यूनिट कायिक कोशिका होती है। अलैंगिक जनन की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? कायिक कोशिका होती है। कायिक कोशिका जैसे कि कलिका यानी कलिका में मुकुल आता है, और शरीर खंड हो सकता है। यह आपका क्या आता है? अलैंगिक जनन में ही आता है। अगला हम लोग पॉइंट में याद रखेंगे अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि जब आप लोग अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर लिखेंगे, क्योंकि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे यह काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। तो अलैंगिक जनन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? अलैंगिक जनन की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। अलैंगिक जनन में इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। इसमें प्राप्त संतानें एक समान होती हैं, जिन्हें क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब समझ रहे हैं? क्लोन का मतलब होता है हूबहू दिखाई देना। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु के से समानता प्रदर्शित कर रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो क्या है? वह क्लोन है। क्या है? वह क्लोन है। यह बात याद रखना। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं। यह आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगा। और हाँ यार, एसकेएम स्टडी का जो आपका वेबसाइट है, जहाँ पे आपको पीडीएफ मॉडल पेपर सारी चीज़ें मिलेंगी, उसका नाम है skmstudyclasses.com। याद रखना क्या है? skmstudyclasses.com आपकी वेबसाइट का नाम है। जाके वहाँ से आप सारी पीडीएफ सारे नोट्स फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें जोड़ा है। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें प्राप्त संतानें एक समान होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला है यहाँ पे, इनमें या फिर इनसे प्रायः युग्मकों का निर्माण नहीं होता। अलैंगिक जनन में कभी भी युग्मक नहीं बनेंगे। अब यहाँ से आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से युग्मकों का निर्माण होता है। असंग जनन, दूसरा लैंगिक जनन, तीसरा अलैंगिक जनन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो असंग जनन को ही हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ना तो आपका असंग जनन होगा, ना ही अलैंगिक जनन होगा। हाँ, युग्मकों का निर्माण केवल किस में होता है? लैंगिक में। क्योंकि जब अलैंगिक में नहीं हो रहा है तो किस में होगा? लैंगिक में होगा। युग्मक संलयन अर्थात निषेचन भी नहीं होता। जब इसमें निषेचन नहीं होता तो होगा किसमें? वह होगा आपके लैंगिक जनन में। अगला है विभाजन। तो इस विधि में केवल समसूत्री विभाजन होता है। तो ये पॉइंट वाली चीजें हैं जो कि यहाँ पे मैंने रेड किया है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर है? अगला है यहाँ पे अलैंगिक जनन की सरल एवं तीव्र वृद्धि है। अलैंगिक जनन क्या है? जनन की सरल और तीव्र विधि है। अब हम लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे। नोट पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखेंगे? समसूत्री विभाजन में जनक से प्राप्त संतानों की कोशिकाएं समान होती हैं, क्योंकि समसूत्री विभाजन केवल अलैंगिक जनन में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संतानें प्राप्त होंगी वो जनक के समान दिखाई देंगी, क्योंकि जो संतानें होंगी उसमें पाई जाने वाली कोशिका भी क्या होंगी? समान होंगी। जैसे यहाँ पे जनक है, जनक में समसूत्री विभाजन हुआ तो 2n के रूप में टूटे, तो जो 2n बन रहा है यह क्या आपकी संतानें हैं, बोले तो संततियां हैं। अगला बात आती है क्लोन, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया गया क्लोन। अब ये क्लोन भाई साहब क्या होता है? क्योंकि ये काफ़ी प्यारा सा नाम है, और इसके पहले हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि अलैंगिक जनन में क्या पाया जाता है? क्लोन पाया जाता है। तो ये क्लोन होता क्या है? तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें जो आपस में और जनन से आकारिकी व अनुवांशिकी रूप से समान होती हैं, उसे
क्लोन कहते हैं। उसे भैया क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन होता क्या है, इसको आप क्या समझाएंगे? तो आपको सीधा समझाना है भैया। क्या बोल देंगे? आपको एक चीज बोल देना है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें जो आपस में और जनक से आकारिकी व आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहती हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। अपेक्षाकृत सरल जीवों में जनन की सामान्य विधि अलैंगिक जनन होता है, जैसे शैवाल और कवक में। जो शैवाल और कवक होता है, इसमें हमेशा और हमेशा अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन केवल व केवल निम्न प्राणियों के जीवों में ही होता है। जो निम्न प्राणी के जीव होते हैं, उसमें हमेशा और हमेशा अलैंगिक जनन होता है। या फिर आप कह सकते हैं जो अपेक्षाकृत सरल जीव होते हैं, उसमें अलैंगिक जनन की विधि होती है। जैसे शैवाल और कवक क्या है? यह एक छोटे जीव हैं, छोटे प्राणी हैं, सरल जीवों के अंतर्गत आती हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगला आप पॉइंट में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे पॉइंट में? निम्न श्रेणी के जीव। निम्न श्रेणी के जीव कौन कौन से हैं? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ अनुकूल परिस्थितियों में जनन की अलैंगिक विधि का उपयोग करते हैं। निम्न श्रेणियों के जीव जैसे क्या क्या लिखेंगे, याद रखना। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ अनुकूल परिस्थितियों में जनन की अलैंगिक विधि का ही उपयोग करते हैं। उच्च श्रेणियों के पादपों द्वारा जनन की दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। जो उच्च पादप होते हैं, उनके द्वारा जनन की दोनों विधियां यानी कि अलैंगिक जनन भी उपयोग की जाती है और अलैंगिक जनन भी उपयोग की जाती है। और ये पॉइंट याद रखना, अभी आपको और आगे मिलेगा। एक होती है अनुकूल परिस्थितियां और एक होती है प्रतिकूल परिस्थितियां। तो निम्न श्रेणी के जीव जैसे जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन करेंगे, लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें जब प्रतिकूल लगेगा तो यहाँ पे लैंगिक हो जाएगा। अनुकूल है तो अलैंगिक जनन कर रहे हैं, प्रतिकूल होने के बाद क्या हो जाएगा? लैंगिक बन जाएगा। ये पॉइंट वाली याद रखना। सारी पॉइंट वाली चीज़ें मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। हमारा काम है बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज देना, पढ़ाना, ताकि आप बोर्ड में बेस्ट दे पाएँ। आप क्या मतलब है पैसे फूकने से, जब सारी चीज़ें एसकेएम स्टडी पे फ्री में दिया जा रहा है तो बिल्कुल आप फ्री में पढ़िए। उच्च श्रेणी के जीव जंतु में केवल लैंगिक जनन विधि उपयोग में लाया जाता है, या फिर उच्च श्रेणी के जीव जंतु में केवल लैंगिक जनन विधि उपयोग करते हैं। अब बात आती है अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं? तो अलैंगिक जनन की मुख्यतः जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है बार बार, ये कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 का नाम क्या है? सबसे पहला है विखंडन। विखंडन को ही विभाजन कहते हैं और जिसका अंग्रेजी नाम फिशन होता है। विखंडन को ही क्या कहते हैं? विभाजन, जिसका नाम क्या होता है? फिशन होता है। अगला है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। खंडन दूसरा क्या है? फ्रेगमेंटेशन। तीसरा है मुकुल यानी कि बडिंग। चौथा है बीजाणुओं द्वारा यानी कि बाई स्पोर्स। अगला है पांचवा कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और छठवा आपका है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी कि रेजिनरेशन। तो अलैंगिक जनन कितनी विधियां हैं? मुख्यतः 6 विधि कह सकते हैं। विखंडन या विभाजन, खंडन, मुकुलन, बीजाणुओं द्वारा जनन, अलैंगिक जनन और कायिक प्रवर्धन और पुनरुद्भवन। हम लोग विखंडन देखेंगे, विभाजन देखेंगे, फिर खंडन देखेंगे, फिर मुकुलन देखेंगे, फिर बीजाणुओं द्वारा जनन देखेंगे, फिर कायिक प्रवर्धन देखेंगे। उसके बाद हम लोग पुनरुद्भवन को पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग क्या डालेंगे? वो आपको डालना है विखंडन या विभाजन। ये विखंडन या विभाजन क्या होता है? अलैंगिक जनन की इस विधि में जनक कोशिकाएं यानी कि जीन 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाती है एवं प्रत्येक भाग एक नई संतति के रूप में नए जीव का निर्माण करती है। तो विखंडन या विभाजन क्या होता है?
अलैंगिक जनन की इस विधि में जनन कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाती है एवं प्रत्येक भाग एक संतति के रूप में नए जीव का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसे हम लोग विखंडन या विभाजन का नाम देते हैं। अगर इसी को अंग्रेजी भाषा में बोलें तो आप अंग्रेजी भाषा में बोल सकते हैं फिशन। क्या बोल सकते हैं? फिशन। फिशन मतलब क्या होता है? विखंडन या विभाजन। तो ये दोनों एक ही नाम है। अब उदाहरण की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जिसमें विखंडन या विभाजन होता है। तो होता है आपका प्रोटिस्टा और मोनेरा। जो प्रोटिस्टा होता है यह एक कोश की यूकैरियोटिक जीव है और जो मोनेरा है आपका यह क्या है, एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होता है। याद रखना, प्रोटिस्टा क्या है, एक कोश की यूकैरियोटिक जीव, मोनेरा क्या है, एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अब बात करते हैं विखंडन। तो विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? विखंडन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। यहाँ पे खंडन है लेकिन विखंडन लिखिएगा, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन क्या होता है? बाइनरी फिशन। बहुखंडन क्या होता है? मल्टी फिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे द्विविखंडन की। द्विविखंडन क्या होता है मेरे लाडलो? तो लिखेंगे जब जनक कोशिका 2 भागों में बंट जाती है तो इसे द्विविखंडन कहते हैं। जब जो जनक कोशिकाएं होती हैं कितने भागों में बटेंगी? 2 भागों में बटेंगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विविखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम यानी कि प्रोटिस्टा, ये सब जितने भी होते हैं इसमें द्विविखंडन अलैंगिक जनन होता है। अगला यहाँ पे देखेंगे द्विविखंडन के प्रकार। तो द्विविखंडन जो होते हैं विभाजन तल के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है? सरल द्विविभाजन। तो इस प्रकार की द्विविखंडन विधि में विभाजन तल निश्चित नहीं होता। कभी भी सरल द्विविभाजन में देखेंगे तो जो द्विखंडन विधि होती है इसका विभाजन तल कभी भी निश्चित नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा में क्या होता है? सरल द्विविभाजन होता है, लेकिन जो इसकी विभाजन तल होता है यह कभी भी निश्चित नहीं होता। अगला है अमीबा में द्विविखंडन। अमीबा में द्विविखंडन कैसे होता है? तो अमीबा अनुकूल परिस्थितियों में जनन द्विविखंडन द्वारा करता है। जो अमीबा होता है अनुकूल परिस्थितियों में जनन किसके द्वारा करता है? द्विविखंडन के द्वारा करता है। अमीबा में सरल द्विखंडन होता है। अमीबा में कौन सा होता है? तो अमीबा में सदैव सरल द्विविखंडन होता है। इसी चीज को यदि आप देखना चाहेंगे तो यह है कोशिका में द्विविखंडन। ये कोशिका होती है, कोशिका के जो बीच में पाया जाता है इसको कहते हैं केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक है। और ये अगल बगल जो बीच बीच में डॉट डॉट हैं ये क्या है? कोशिका द्रव्य हैं। और ये जो गोला गोला है इसको क्या नाम देते हैं? रिक्तिका नाम देते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे अमीबा में क्या होता है, इसमें जो अमीबा की कोशिका होती है इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। जब केंद्रक का विभाजन होगा तो 2 अलग अलग केंद्रकों का निर्माण होगा। जब केंद्रकों का विभाजन हो जाता है तो उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जो इसमें कोशिका द्रव्य होती हैं इसका विभाजन होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो एक खाँच का निर्माण करती हैं। कोशिका द्रव्य के साथ साथ केंद्रक एक अलग हो जाता है और दूसरा कोशिका द्रव्य के साथ साथ एक केंद्रक अलग हो जाता है। क्या करती है? खाँच का निर्माण करती हैं। फिर यही खाँच जब अलग अलग होता है तो संतति कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। तो अलग अलग यहाँ पे संतति कोशिकाएं बन गई। अगला यहाँ पे अनुलंब द्विविखंडन। अनुलंब द्विविखंडन क्या होता है? इस विधि में विभाजन तल जनक कोशिका के शरीर की सतह के अनुलंब होता है। उदाहरण के लिए जो युग्लिना होता है इसमें हमेशा और हमेशा जो जनन होता है अनुलंब द्विविखंडन के द्वारा ही होता है। अगला यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, क्या है? अनुप्रस्थ द्विविखंडन। तो इसमें विभाजन का तल जनक कोशिका यानी कि जीव के शरीर की सतह के अनुप्रस्थ यानी कि क्षैतिज होता है। और उदाहरण के लिए पैरामीशियम। तो अब आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा यूपी बोर्ड परीक्षा में, एमपी बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड परीक्षा में और राजस्थान बोर्ड परीक्षा के साथ साथ उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी ही चलती हैं। तो यहाँ पे बनेगा भैया कि निम्नलिखित में से अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। युग्लिना, पैरामीशियम, इसमें से दोनों या फिर कोई नहीं।
तो जो पैरामीशियम होता है इसमें अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है और जो यूग्लिना होता है इसमें अनुलंब द्विविखंडन होता है। अगला आपका आता है बहुविखंडन। क्या आता है? बहुविखंडन, यानी कि मल्टीपल फिशन। ये बहुविखंडन क्या होता है? इस विधि में जनक कोशिका या जीव दो या दो से अधिक भागों में बंट जाती हैं और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। अतः इस विधि को बहुविखंडन कहते हैं। अतः इस विधि को क्या कह देते हैं हम लोग? बहुविखंडन का नाम देते हैं। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम और अमीबा, इसमें क्या होता है? बहुविखंडन होता है। इसमें क्या होता है? तो याद रखना, बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन किसमें होता है? तो बहुविखंडन हमेशा और हमेशा दो चीज़ों में होता है, प्लाज्मोडियम में और अमीबा में। प्लाज्मोडियम और अमीबा में क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम और अमीबा में हमेशा और हमेशा बहुविखंडन होता है। क्या होता है? बहुविखंडन होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ और ऐसी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगी। और इन सब प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% हम गारंटी देते हैं कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आएगा नहीं। केवल व केवल आप इन्हीं प्रश्नों को आप रट के चले जाइए, आपका इतने में सारा चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है? एक चीज़ याद रखना, जो प्लाज्मोडियम होता है यह एक मलेरिया परजीवी होता है। जो प्लाज्मोडियम होता है क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया परजीवी होता है और इसी के द्वारा, यानी कि इसी मलेरिया के द्वारा ही रोग उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है। अगला है अमीबा में बहुविखंडन। तो अमीबा में बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है। यह नोट पॉइंट में हमेशा याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट करवा दे रहा हूँ। अगला है खंडन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। तो ये खंडन क्या होता है? इस विधि में जनक जीव से एक या एक से अधिक खंड टूटकर अलग हो जाते हैं एवं प्रत्येक खंड से एक नई संतति का निर्माण होता है। अतः इस विधि को खंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्रायोफाइटा, माकैशिया, शैवाल में जो होता है खंडन होता है। अगला होता है यहाँ पे मुकुलन, यानी कि बडिंग। ये मुकुलन क्या होता है? तो जो मुकुलन का अगर हम देखें तो मुकुलन का अर्थ होता है मुकुल, और मुकुल मतलब क्या होता है? कलिका, यानी कि बड। अर्थात कलिका निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग मुकुलन यानी कि बडिंग कहते हैं। तो बडिंग क्या होता है? कलिका निर्माण की प्रक्रिया मुकुलन कहलाती है, बडिंग कहलाती है। इसका एक परिभाषा क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक जीव के शरीर पर छोटी छोटी अतिवृद्धियों का निर्माण हो जाता है और इन अतिवृद्धियों को मुकुल यानी कि कलिका कहते हैं तथा अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन क्या होता है? आपको सीधा लिखना है, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जनक जीव के शरीर पर छोटी छोटी अतिवृद्धियों का निर्माण हो जाता है और इन अतिवृद्धियों को मुकुल यानी कि कलिका कहते हैं तथा अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहा जाता है। एक स्टार पॉइंट में लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा है। क्या लिखा है? मुकुल या कलिका शुरुआत में जनक जीव से जुड़ी रहती हैं और अपने आकार में वृद्धि करती हैं। बाद में कलिका या मुकुल अपने जनक जीव से अलग होकर नए जीव के रूप में क्या होती हैं? विकसित होती हैं। अब बात हम लोग करते हैं मुकुलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बडिंग। ये मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मुकुलन होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या होता है? बहिर्जात मुकुलन यानी कि एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरा होता है अंतर जात मुकुलन यानी कि एंडोजीनस बडिंग। तो सबसे देखते हैं पहला हम लोग बहिर्जात मुकुलन। ये बहिर्जात मुकुलन क्या होता है? तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी गई है। इसमें मुकुल या कलिका की उत्पत्ति जीव के शरीर की सतह के ऊपर या बाहर होती है, अतः इसे बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। तो बहिर्जात मुकुलन क्या होता है? इसमें मुकुल या कलिका की उत्पत्ति जीव के शरीर की सतह के ऊपर या बाहर होती है, अतः इसे बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट में जो मुकुलन होता है और हाइड्रा में जो मुकुलन होता है इसमें बहिर्जात मुकुलन होता है। तो बहिर्जात मुकुलन क्या होता है? सीधा लिखेंगे, इसमें मुकुलन या कलिका की उत्पत्ति जीव के शरीर की सतह के ऊपर या बाहर होती है, अतः इसे
बहिर्जात मुकुलन कहते हैं, जैसे कि स्टेम मुकुलन और हाइड्राप मुकुलन बहिर्जात मुकुलन के अंतर्गत आता है। दूसरा यहाँ पे अंतर्जात मुकुलन। अंतर्जात मुकुलन क्या होता है? जब मुकुलन का निर्माण प्राणी के शरीर के भीतर होता है तो इसे हम लोग अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। उसके उदाहरण क्या है? स्पंज। जो स्पंज होता है, स्पंज में अंतर्जात मुकुलन होता है और स्पंज एक स्वच्छ जलीय स्पंज होता है। स्वच्छ जलीय स्पंज यानी कि कह सकते हैं स्वच्छ जलीय स्पंज प्राणी जो होता है यह स्पंज ही होता है। और स्पंज में हमेशा और हमेशा अंतर्जात मुकुलन होता है। अंतर्जात क्या होता है? जब मुकुल का निर्माण प्राणी के शरीर के भीतर होता है तो इसे हम लोग अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। अगला पॉइंट में लिखेंगे जैम्यूल। जैम्यूल एक स्पंज में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन संरचना है। याद रखना ये पॉइंट वाली चीजें कि जैम्यूल जो होता है यह एक स्पंज है और इसमें अलैंगिक जनन संरचना पाई जाती है। अगला है बीजाणुओं द्वारा जनन बाइस्पोर्स। तो शैवालों एवं कवकों में पाए जाने वाली विशिष्ट गोलाकार अलैंगिक जनन संरचनाएं बीजाणु कहलाती हैं। बीजाणु क्या होते हैं? शैवालों एवं कवकों में पाए जाने वाली विशिष्ट गोलाकार अलैंगिक जनन संरचनाएं बीजाणु कहलाती हैं। ये सूक्ष्म एक कोश की एक केंद्र की पतली झिल्ली से घिरी संरचना होती है। अगला देखेंगे बीजाणुओं द्वारा यानी कि बीजाणुओं के प्रकार। बीजाणु के प्रकार यानी बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं? तो जो बीजाणु होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चल बीजाणु, अचल बीजाणु और कोनिडिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग चल बीजाणु। चल बीजाणु क्या होता है? ऐसे बीजाणु जो गतिशील होते हैं तथा इनमें गमन अंग के रूप में कशाभ यानी कि फ्लैजिला पाए जाते हैं उसे हम लोग चल बीजाणु कहते हैं। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास यानी कि जो शैवाल होता है चल बीजाणु का उदाहरण है। और यहाँ पे देखिए यह आपका क्या है? यह एक क्लेमाइडोमोनास है और यह जो क्लेमाइडोमोनास है और ये छोटे छोटे हैं इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? चल बीजाणु। ये क्या है? चल बीजाणु है। और जो क्लेमाइडोमोनास होता है क्या है? शैवाल होता है और शैवाल एक कोश की जीव होता है। तो क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक शैवाल है और क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या है? ये चल बीजाणु है और इन्हीं के द्वारा जनन अंग होता है, मतलब कि जनन क्रिया होती है और यह एक कोशिकीय शैवाल होता है। अगला है आपका अचल बीजाणु। अचल बीजाणु क्या होते हैं? तो आपको सीधा लिख देना है कि ऐसे बीजाणु जो गतिहीन होते हैं अर्थात इनमें चलन अंग के रूप में कशाभिका अनुपस्थित होती है उसे अचल बीजाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचल बीजाणु कहते हैं। उदाहरण के लिए यूलोथ्रिक्स यानी कि जो शैवाल होता है यह अचल बीजाणु का क्या है? एक अच्छा सा उदाहरण है। तीसरा है कोनिडिया। यह कोनिडिया क्या है? तो कुछ कैवकों जैसे पेनिसिलिनियम में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन संरचना बीजाणु को कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया क्या होता है? सीधा बता देना है। कुछ कवकों जैसे पेनिसिलिनियम में पाए जाने वाली अलैंगिक जनन संरचना यानी बीजाणु को कोनिडिया कहते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिनियम। पेनिसिलिनियम जो होता है कोनिडिया का उदाहरण है। यहाँ पे मैंने कोनिडिया लिया है। ये क्या होता है? यह कोनिडिया धर है। यह क्या है? यह कोनिडिया धर है जो यहाँ पे है। और ये क्या है? ये कोनिडिया है। ये कोनिडिया धर है और ये कोनिडिया है और जो छोटे छोटे लगे हैं सबसे ऊपर ये क्या है? कोनिडिया बीजाणु है। अगला की जो होता है पुनरुद्भवन। अगला क्या आता है आपका? पुनरुद्भवन होता है। अब ये पुनरुद्भवन क्या होता है? तो इसके अंतर्गत प्राणी को एक या एक से अधिक भागों में विभाजित या काट कर अलग करने पर प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है और इसी को हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। और यह विधि निम्न श्रेणियों में पाई जाती है जैसे कि प्लेनेरिया यानी कि चपटे कृमियों में। अगला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो वो बात करेंगे हम लोग कायिक प्रवर्धन के बारे में। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट ये है और यहाँ से भैया आपके पेपर में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। जो पौधों में जनन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसी को ही असंग जनन भी नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसको नाम नहीं दिया जाता, इसको हम लोग और क्या नाम देते हैं? असंग जनन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पौधों में कायिक जनन। पौधों में कायिक जनन तो क्या लिखेंगे? परिभाषा सीधा लिखेंगे, मातृ पौधों के कायिक अंगों द्वारा, मातृ पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना
कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। मातृ पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस क्रिया में नया पौधा मातृ पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में सामान्य रूप से, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है। अगर निम्न श्रेणी का पौधा होगा तो आसानी से हो जाएगा। अगर कोई उच्च श्रेणी का पादप पौधा है तो उसमें 2 प्रकार से कायिक जनन होता है। सबसे पहला क्या होता है? प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन को क्या कहते हैं? नेचुरल प्रोपागेशन। और कृत्रिम कायिक जनन क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। तो सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन या प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मातृ पौधे से अलग होकर नया पौधा बनाता है। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती इस क्रिया में भाग लेते हैं और इसकी विधियां अग्रलिखित हैं या फिर निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, भूमिगत तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो तने का मुख्य भाग या कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु इस पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा बनता है। उदाहरण के लिए जैसे कंद। क्या है कंद? आलू के कंद पर आंखें मिलती हैं। जो आलू का कंद होता है उस पर क्या मिलती हैं? आंखें मिलती हैं, जिनमें कक्षस्थ कलिका सल्क पत्रों से ढकी रहती है और यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह है आलू और यहाँ पे है आंखें, और यही जब होता है अंकुरित होकर एक कलिका का निर्माण करता है और यह क्या है? भूमिगत तना के रूप में जनन करता है। क्लियर है? दूसरा है प्रकंद। क्या है? प्रकंद। तो प्रकंद क्या है? तो आप प्रकंद में देखेंगे यहाँ पे, तो यह भूमिगत तना मृदा के भीतर समांतर अथवा क्षैतिज वृद्धि करता है। इस पर पर्व व पर्वसंधियाँ मिलती हैं और ये सल्क पत्रों से ढकी होती हैं जिनमें कक्षस्थ कलिका मिलती है और इनसे नए पौधे निकलते हैं जैसे अदरक, हल्दी इत्यादि। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? ये एक अदरक है, पूरा एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं? ये पर्वसंधियाँ हैं और ये कलिकाएँ हैं। और ये क्या है? यह अपस्थानिक मूल है और इसमें जो जनन होता है यह किसके द्वारा? ये प्रकंद के द्वारा होता है। अगला आता है घनकंद। घनकंद क्या है? तो घनकंद में देखेंगे आप लोग, तो यह भूमिगत तना मृदा में ऊर्ध्व वृद्धि करता है और इसमें पर्वसंधियों पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो सल्क पत्रों से ढकी रहती हैं और इनसे नए पौधे का जन्म होता है जैसे अरवी, केसर, वंडा आदि में घनकंद के द्वारा ही जनन होता है। अगला है सल्ककंद। सल्ककंद क्या है? यह तने का वह रूपांतरण है जहाँ तना अत्यंत छोटा हो जाता है तथा इसके चारों ओर स्थित सल्ककंद भोजन का संचय करके रसीले व गूदेदार हो जाते हैं और सल्क पत्रों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं जो नए पौधे को जन्म देती हैं जैसे प्याज और लहसुन इत्यादि। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है अर्धवायवीय तना के द्वारा। तो यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्वसंधियों से जड़ें तथा प्ररोह निकलती हैं। उदाहरण के लिए ऊपरी भूस्तारी, यह तना विसर्पी होता है तथा मृदा के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है और पर्वसंधि की जड़ों से शाखा निकलती है जिससे नया पौधा बनता है जैसे दूब घास, खट्टी बूटी, शकरकंद इत्यादि में ऊपरी भूअस्तारी के द्वारा ही होता है। अगला है भूअस्तारी। भूअस्तारी क्या है? इसमें प्रत्येक पर्वसंधि से जड़ें एवं वायवीय भाग निकलते हैं। जब भूअस्तारी छोटे छोटे भागों में टूट जाता है तो प्रत्येक वायवीय भाग से नया पौधा बनता है जैसे अरवी, केला, स्ट्रॉबेरी इत्यादि भूअस्तारी के उदाहरण हैं। अगला है यहाँ पे भूअस्तारी का। तो जलोदविद होने के कारण इनकी पर्वसंधियाँ जल निगम्न होती हैं और प्रत्येक पर्वसंधियों से पत्तियों का एक समूह निकलता है। इनके नीचे जड़ों का गुच्छा होता है जो मात्र से अलग होकर नया पौधा बनाते हैं जैसे जलकुंभी, पिस्टिया आदि। अगला है अंतःभूअस्तारी। तो मुख्य
तना मृदा के भीतर क्षैतिज रूप से बढ़ता है। क्षैतिज तने की प्रत्येक परसंधियों से नया पौधा बनकर मृदा के बाहर निकल आता है, जैसे पुदीना, मिंट और गुलदाउदी इत्यादि में। अगला है जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो कुछ पौधों में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे शकरकंद, शतावर आदि में जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और जिससे नया पौधा बनता है। अगला है पत्ती। बोले तो लीफ। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन सामान्य कम ही मिलता है, जैसे ब्रायोफिल्लम तथा केलंचों में पत्तियों की किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं, जिनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होती हैं। अगला है प्रकलिकाएं यानी कि बुलविल। तो ये प्रकलिकाएं कायिक प्रवर्धन करने वाले जनन अंग हैं, जैसे प्याज, अमेरिकन एलोई आदि में प्रकलिकाएं मिलती हैं और ये मृदा पौधे से अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। अगला आता है आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यह कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होती है? यह क्रिया मानव द्वारा किया जाता है। जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह मानव यानी कि मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता है। तो यार ना, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा कराया जाता है? तो जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता है यह आपके मानव के द्वारा कराया जाता है। इनमें या इसमें पौधे के कायिक भाग को मृदा पौधे से अलग करके उगाया जाता है, जिससे नया पौधा बनता है। और इसकी प्रमुख विधियाँ कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण। कलम लगाने को कटिंग, दाब लगाने को लेयरिंग, रोपण को ग्राफ्टिंग कहते हैं इत्यादि हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कलम लगाना बाय कटिंग। तो इस क्रिया में वांछित पौधों को छोटे छोटे टहनियों में इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रत्येक टहनी कक्षस्थ कलिका युक्त हो। यह टहनी कलम कहलाती है और इसे मृदा में आधा गाड़ दिया जाता है, जिससे कुछ दिनों बाद नया पौधा बनता है। कभी कभी टहनी के निचले भाग में अथवा अन्य हार्मोन्स के उपयोग से जड़ें शीघ्र निकलती हैं, जैसे अंगूर, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि में कलम से ही कायिक प्रवर्धन को कराया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कलम के द्वारा कायिक प्रवर्धन कराया जा रहा है। किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन कराया जा रहा है? कलम के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन कराया जा रहा है। हम लोग केवल उन्हीं को देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि यहीं से बोर्ड परीक्षा में आते हैं। इससे बाहर अगर आप ये सोच रहे हैं आता है तो बिल्कुल भी इससे बाहर एक भी आपके सवाल नहीं पूछा जाता, सारे के सारे यहीं से बनते हैं। इसीलिए हम आप कहते हैं हम आपको कि आप केवल उन्हीं को ज़्यादा पढ़िए जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और बनते हैं। आपको उन प्रश्नों से फ़ायदा ही क्या है पढ़ के, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में बनेंगे ही नहीं या फिर पूछे ही नहीं जाते। आप ही बताइए, कोई फ़ायदा है उन प्रश्नों को पढ़ने से जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप उन प्रश्नों को कदापि मत पढ़िए जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में बनते ही नहीं। केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़िए जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है दाब लगाना यानी कि लेयरिंग। तो इस क्रिया के अंतर्गत तने से निकली भूमि के निकट स्थित शाखाओं से कुछ भाग को नम, यहाँ पे नम लिखेंगे, नम मृदा में दबा दिया जाता है, जहाँ से नई नई जड़ें निकल आती हैं। और इसके बाद यह भाग मुख्य तने से अलग कर दिया जाता है और यह स्वतंत्र रूप से पौधे के रूप में क्या हो जाती हैं? विकसित हो जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका फिगर यहाँ पे दिया गया है। अगला है रोपण यानी कि ग्राफ्टिंग। तो इस विधि से पौधे के नई नई किस्में भी बनाई जा सकती हैं। इसमें दो अलग अलग पौधे के भागों को जोड़ते हैं और एक जड़ सहित पौधे के काटे हुए तने, जिसे स्टॉक कहते हैं, दूसरे पौधे के प्ररोह का टुकड़ा या स्थान जोड़ा जाता है और दो भिन्न पौधे के भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक ही पौधे के रूप में जीवित रहें। इस क्रिया को रोपण कहते हैं। यह आम, नींबू, सेब में होता है और इसमें स्टॉक कैम्बियम तथा सियान कैम्बियम को सीधे संपर्क में रखा जाता है, जिससे नए बनने वाले जाइलम व फ्लोएम एक दूसरे के संपर्क में रह सकें। अगला आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सूक्ष्म प्रवर्धन। जी हाँ, माइक्रो प्रोपागेशन। यह सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? तो इस विधि में मात्र पौधे के
थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पौधे को प्राप्त किया जा सकता है। सूक्ष्म प्रवर्धन से हमेशा और हमेशा एक थोड़े से ऊतक से हजारों संख्या में पौधे को प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में जिस पौधों से प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग से ऊतक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। अब इस ऊतक की अजर्म परिस्थितियों में किसी उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराती हैं। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलस कहा जाता है। इस कैलस को लंबे समय तक गुणन करने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर कैलस का एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां यह वृद्धि करके नन्हे पौधे के रूप में विकसित होता है और इस पादप को निकालकर मृदा में लगा दिया जाता है और इस विधि में मशरूमों का संवर्धन किया जाता है। यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में मैंने फिगर बनाया है। इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जाके आप डाउनलोड करके अपना एक प्यारा सा अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व। तो कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। यह प्रवर्धन की सस्ती एवं आसान विधि है। सबसे पहला पॉइंट, वृद्धि तीव्रता से होती है। बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते हैं, परंतु इस विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। केला, अनन्नास, गुलाब, अंगूर जिसमें बीज नहीं बनते, कायिक प्रवर्धन ही प्रजनन का एकमात्र मार्ग है। इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे रोग रहित होते हैं। अगला है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन को मैंने आपको बता दिया था कि ऐसी विधि जिसमें दो जनक भाग लेते हैं किसी भी संतान को उत्पन्न करने के लिए, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो जनन की इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण एकल जीव द्वारा अथवा अलग अलग जीवों के द्वारा यानी विपरीत लिंगों के द्वारा होता है। और विपरीत लिंग दो प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी जीव और एक लिंगी जीव। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विलिंगी जीव। जब एक ही जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। अगला है एक लिंगी जीव। जब दो भिन्न भिन्न जनकों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो इसे एक लिंगी जीव कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज के विभाजन एवं वृद्धि से एक नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं और जंतुओं में इसे किशोरावस्था और पादपों में कायिक प्रावस्था कहते हैं। अगले पॉइंट में लिखेंगे जंतुओं में जनन प्रावस्था का प्रारंभ उनके बाह्य एवं आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन तथा कार्यकी में परिवर्तन के पश्चात होता है। इन सभी परिवर्तनों का नियंत्रण हार्मोन एवं एंजाइमों द्वारा होता है। कुछ जंतुओं में जनन प्रावस्था प्रारंभ होने के समय द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, चूहा, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिसे मधचक्र कहते हैं और प्राइमेट्स जैसे बंदर, एप्स और मनुष्य में इसे ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। अगला बात करेंगे मौसमी प्रजनक। मौसमी प्रजनक क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं, इसी कारण इसे मौसमी प्रजनक कहते हैं। अगला है सतत प्रजनक। सतत प्रजनक क्या है? वे सभी स्तनधारी जो अपने जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं उन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। अब बात करेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं। इसे हम लोग जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे मानव जनन उसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो लैंगिक जनन की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन, निषेचन पश्च घटना। तो सबसे पहले निषेचन पूर्व घटना, इसकी 2 प्रमुख घटनाएं हैं, युग्मक जनन एवं युग्मक स्थानांतरण। तो सबसे पहले बात करेंगे युग्मक जनन की। तो युग्मक धानी में युग्मकों के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं। ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं।
अगला है समयुग्मक। कुछ शैवालों में नर तथा मादा युग्मक दोनों देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समयुग्मक कहा जाता है। अगला है विषम युग्मक। विषम युग्मक क्या होता है, तो अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीवों में आकारिकी रूप से दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें नर युग्मकों को शुक्राणु तथा मादा युग्मकों को अंडाणु कहते हैं। यह अवस्था विषम युग्मकी कहलाती है। अगला है जीवों में लैंगिकता। तो जीवों में लैंगिकता सबसे पहले द्विलिंगी देखेंगे। तो प्राणियों में नर एवं मादा दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, तो इन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जैसे लीच, केचुहा आदि। अगला एक लिंगी जीव। एक लिंग क्या होते हैं, जब नर एवं मादा प्राणी अलग अलग होते हैं तब उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे तिलचट्टा, गाय, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। अगला है द्विलिंगी पुष्प। पौधों में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं एक ही जीव में पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगला है एक लिंगी पुष्प। तो जब पौधों में नर तथा मादा जनन संरचनाएं भिन्न पौधों पर पाए जाते हैं तो उसे एक लिंगी कहते हैं। अगला है युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन। तो युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक अगुणित हो या द्विगुणित। अगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा तथा द्विगुणित जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक धानियों में युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। अगला यहाँ पे हम लोग बात करेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अगला है अनिषेक फलन। जब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होता है तो उसे हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। अगला है बाह्य निषेचन। जब यह क्रिया शरीर के बाहर जल में संपन्न होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला है आंतरिक निषेचन। यह शरीर के भीतर संपन्न होता है, जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला है निषेचन पश्च घटना, और लास्ट पॉइंट है ये, वे सभी घटनाएं जो युग्मनज निर्माण के पश्चात लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती है निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। सबसे पहला है युग्मनज यानी जाइगोट, दूसरा है भ्रूणोद्भव। तो युग्मनज क्या होता है, युग्मनज द्विगुणित होते हैं क्योंकि इनका निर्माण दो अगुणित युग्मकों के संलयन से होता है। अगला है भ्रूणोद्भव। तो वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है भ्रूणोद्भव कहलाता है। अगला यहाँ पे अंड प्रजक प्राणी। तो यह निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं। और लास्ट पॉइंट है चैप्टर 1 का, जो कि चैप्टर 1 क्या, जीवों में जनन, और इसका एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है पूरा, ये कंप्लीट चैप्टर लास्ट पॉइंट है। और इसका पीडीएफ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सजीव प्रजक क्या होते हैं, इन प्राणियों में निषेचित अंडा मादा शरीर के भीतर विकसित होकर शिशु का विकास करती हैं तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव द्वारा शिशु को जन्म देती हैं। तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट पढ़ाया है। और आप लोग सपोर्ट करें, एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि एसकेएम स्टडी पूरी बायोलॉजी फ्री में पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल ज्वाइन करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।